गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि कल सिलेबस के बारे में आप सभी को बता दिया गया था, ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से आप सबको जानकारी दे दी गई थी कि भौतिक विज्ञान विषय का कक्षा 12 में कितना सिलेबस है, आप सभी को बता दिया गया था। तो आज से हम लोग पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं भौतिक विज्ञान का। चैप्टर का नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग अच्छे से जान लेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो वैद्युत आवेश क्या होता है कि किस वैद्युत आवेश एक ऐसा कारक होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि किसी भी पदार्थ के परमाणु में या कण में या आप ये कह लें आयन में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है। तो अगर तो आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश वह कारक होता है जो किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी को प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी दोनों के आधार पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है, आवेश को हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। पहला, एक तो धन आवेश, ठीक, और दूसरा ऋण आवेश। तो जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उनको हम धनावेशित बोलते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको हम ऋण आवेशित बोलते हैं। तो उसके बाद अगर हम वैद्युत आवेश की परिभाषा को अच्छे तरीके से देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो नोट्स मैंने बनाया है आप सभी के लिए, तो यहाँ से देख सकते हैं आवेश वह कारक है जिसके कारण कोई पदार्थ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। तो कोई भी पदार्थ जब सामान्य अवस्था में होता है, जब उस पर किसी इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी नहीं होती है, तो अगर हम उसे किसी वैद्युत क्षेत्र में रखें या फिर चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर कोई भी बल नहीं लगता है, उस पर लगने वाला बल जीरो होता है, जब तक कि वह पदार्थ या परमाणु जो है आवेशित नहीं हो जाता। आवेशित हो जाने के बाद उस पर बल लगने लगता है, और ये बल किस कारण होता है? इसी आवेश के कारण आता है। ठीक, तो ये था आवेश। अब आवेश का मात्रक देख लेते हैं। तो आवेश का जो मात्रक होता है, अगर एमकेएस पद्धति में हम देखें, एमकेएस पद्धति में देखें, एमकेएस पद्धति का मतलब होता है मीटर किलोग्राम और सेकंड पद्धति। इसमें देखें तो आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। इसको हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आवेश। आवेश दो प्रकार के हो गए, धन आवेश और ऋण आवेश। इसके बारे में आपने समझ लिया। अब हम आवेशों की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो आवेश की विशेषताएं देखते हैं। तो पहला जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आवेश की विशेषताओं में देखेंगे तो पहली विशेषता यह है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये आपको नोट करना है। ये पहले से ही आप लोगों को पता होगा कि अगर आवेशों की प्रकृति समान है, जैसे कि अगर धन आवेश और धन आवेश हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और अगर ऋण आवेश और धन आवेश है तो एक दूसरे को अगर समान प्रकार के हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे धन आवेश और धन आवेश से तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दूसरा जो आवेशों की विशेषताएं हैं, वो दूसरी विशेषता यह है वैद्युत आवेश का संरक्षण। तो वैद्युत आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी स्थान पर, किसी भी विलग निकाय में, विलग निकाय का मतलब ये हो गया जैसे किसी भी यूनिवर्स, अगर आप ब्रह्मांड ले लें तो ब्रह्मांड का जो कुल आवेश है, कुल धनावेश और ऋणावेश का जो योग है वो निश्चित है। ना तो उससे आप अधिक कर सकते हैं इस आवेश के योग को, ना कम कर सकते हैं। कहने का मतलब ब्रह्मांड में जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा, इन सब का योग क्या हो जाएगा? एक निश्चित होगा। कहने का मतलब शून्य हो जाएगा। ठीक, तो जितना आवेश आप तो ये नियम कहाँ से सिद्ध होता है? जैसे अगर आप देखें तो अगर आप ये दो परमाणु हैं, अगर एक परमाणु इनमें से
एक इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले दूसरे परमाणु को दे देता है, तो हम ये कह देते हैं कि पहले वाले परमाणु पे एक इलेक्ट्रॉन का धनावेश हो गया और दूसरे वाले परमाणु पे एक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश हो गया। तो पहले अगर जब तक इन्होंने आवेश एक दूसरे को नहीं दिया था, ना तो इस पे कोई आवेश था ना इस पे कोई आवेश था, आवेश यहाँ भी शून्य था यहाँ भी शून्य था। तो पहले आवेश क्या था? शून्य था। अब क्या हुआ? इस पे एक धन आवेश हो गया, इस पे एक ऋण आवेश। अभी भी अगर आप इन दोनों को जोड़ें, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, तो इनका योगफल क्या है? अभी भी शून्य ही है। तो कहने का मतलब जो कुल आवेश है वो निश्चित है। ब्रह्मांड का जो कुल आवेश है वो निश्चित है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसी नियम को हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। जो तीसरी विशेषता है आवेशों की, वो हमें देखना है। आवेश की क्वांटम प्रकृति। तो क्वांटम का मतलब होता है एक निश्चित मात्रा के पैकेट। क्वांटा का मतलब होता है एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित मात्रा। तो कहने का मतलब इस नियम के अनुसार जो है आवेश की क्वांटम प्रकृति के अनुसार ये है कि किसी भी परमाणु या किसी भी आयन पर जो आवेश होता है वो अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, मैं कहने का मतलब एक निश्चित पैटर्न है जिसके अनुसार किसी भी वस्तु पर या किसी भी आयन पर आवेश होता है। तो ये बताया गया कि जो किसी भी वस्तु पर या किसी भी आयन पर जो सबसे छोटा आवेश हो सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो सकता है, क्योंकि आवेश जो उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो किसकी उत्पत्ति होती है? आवेश की उत्पत्ति होती है। अब इलेक्ट्रॉन या तो एक ट्रांसफर होता है, या फिर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, या फिर तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, या चार। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही ट्रांसफर होता है। तो आवेश भी क्या आएगा? किसी भी परमाणु पे या तो प्लस एक ई के बराबर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आएगा, या दो इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या तीन इलेक्ट्रॉन, या चार। और इसी तरह से दूसरे वाले पे या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणात्मक आवेश आएगा, या दो इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणात्मक आएगा, या तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणात्मक आएगा। तो ये हो गया। तो अगर आप यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है, क्या आप देखें परमाणु से क्या आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा सकता है? तो आप देखेंगे कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। आप आधे इलेक्ट्रॉन को या डेढ़ इलेक्ट्रॉन को या ढाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो जब आप आधे, डेढ़ या ढाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो परमाणु पे ना तो आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ सकता है, ना डेढ़ इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश हो सकता है, ना ढाई इलेक्ट्रॉन के। तो कहने का मतलब भिन्नात्मक आवेश नहीं हो सकता है। तो इस नियम के अनुसार आप ये कह सकते हैं कि किसी भी जो परमाणु या किसी भी आयन पर जो कुल आवेश होता है वो ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये ई के पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। तो इसके अनुसार किसी भी परमाणु पे या तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, या दो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, या तीन इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, या चार इलेक्ट्रॉन का। ऐसे आप कुल मिला के इसका पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। तो इस जो इलेक्ट्रॉन की ये विशेषता है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की क्वांटम प्रकृति, या आप ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की परमाणुकता। तो अब ये हो गई इलेक्ट्रॉनों की विशेषताएं। तो तीन विशेषताएं हैं। पहला कि अगर समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, और ये कहते हैं विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षित करेंगे। और दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि इलेक्ट्रॉन का जो कुल योग है वो क्या है? संरक्षित है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन को ना तो आप आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आप उसे नष्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ब्रह्मांड में जितना भी कुल आवेश है वो संरक्षित है, ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है। तीसरा जो नियम था वो ये
कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब किसी भी परमाणु या किसी भी आयन पर जो आवेश होता है वो ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, या तो 2e होगा या 3 होगा 4e होगा, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के भिन्नात्मक मान के रूप में नहीं होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे देखेंगे हम लोग कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम पढ़ेंगे अगली क्लास में।